नमस्कार, मैं डॉक्टर रामदेव पंडित, पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज में मैं एमडी स्कॉलर हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष हेयर फॉल के बारे में कुछ विशेष बात चर्चा करने जा रहा हूँ। हेयर फॉल आज ग्लोबल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और इस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग इसकी वजह से परेशान हैं और बहुत लोग इसको मैनेज करने के लिए अनेक रूप से प्रयत्न करते हैं, मगर इसको सही तरीका से कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में मैं कुछ स्पेशल बात आज के इस वार्ता में आपको साझा करने जा रहा हूँ। समझते हैं कि हेयर फॉल किसको कहा जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में हेयर फॉल को थिनिंग ऑफ हेयर कहते हैं और जैसे जैसे आपके बाल झड़ते जाएंगे एक ऐसे स्टेज आएगा कि आपके कोई भी बाल नहीं रहेंगे, उस तरह के स्टेज को एलोपेशिया या बाल्डनेस कहते हैं। और सिंपल तौर पे आपको बताऊं तो अगर आपके बाल 100 से 150 के नंबर में प्रतिदिन झड़ते हैं तो उसको थिनिंग ऑफ हेयर या बाल झड़ने का समस्या के रूप में माना जाता है। और बाल झड़ने का भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसमें एक होता है कि डिफ्यूज टाइप, एक होता है पैटर्न टाइप और एक होता है फोकल टाइप। सिंपल इसका जो पैटर्न होता है, किस तरह से किस हिसाब से ये झड़ता है उसके बारे में सुपरफिशियली आपको बताया। फिर इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, एक होता है बाल और दूसरा होता है जो ये बाल लगते हैं सर पे, उसको बोलते हैं स्कैल्प। पहला कारण है आपका हेरिडेटरी जो वंशानुगत एक रीज़न है, वो भी हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हेरिडेटरी हिसाब से किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो इस बात को भी ख्याल रखना होता है। उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, मगर कुछ किया जा सकता है। उसके बाद आपका हेयर फॉल पूरा हटेगा नहीं मगर घटेगा। दूसरा है सेनाइल कॉजेज़, जो उम्र बढ़ते जाता है उस हिसाब से भी हेयर फॉल होते हैं। जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस, जो बॉडी का अपना एक पावर होता है, वाइटलिटी होता है, वो थोड़ा घटता है, उसके हिसाब से भी हेयर फॉल होता है। उस अवस्था में भी बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है, मगर कुछ ऐसे रेसिपीज़, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स ट्राई किया जा सकता है जिसकी वजह से हेयर फॉल को थोड़ा रोका जा सकता है। और तीसरा है इन्फेक्शन एंड डिजीज़ेस। कुछ ऐसे डिजीज़ेस हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो होने के बाद भी हेयर फॉल होते हैं। जैसे आम तौर पर देखा जाता है कि ये डैंड्रफ ऐसे क्लियर नहीं है, फिर भी अगर इसको इन्फेक्शन भी मानेंगे तो ये भी हेयर फॉल का एक वन ऑफ द मेन रीजंस माना जाता है। उसके बाद बहुत सारे स्कैल्प का इन्फेक्शन होता है, फंगस या बैक्टीरियल, तो उसमें भी हेयर फॉल होता है। और चौथा रीज़न है ये फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट, जो जैसे बाल को बहुत ज़्यादा टाइम कड़े धूप में रखना, बड़े लंबा यात्रा, पैदल यात्रा करते हो उस टाइम खुले बाल लेके अगर चलते हैं ओपन सन में, तो उसके वजह से भी बाल झड़ते हैं। और जैसे कभी ऑयलिंग करते हैं, ये कंघी लगाते हैं, तो उसके वजह से भी बाल झड़ते हैं। बार कम करना, वो बहुत ही मतलब टाइप का वैरायटी ऑफ ऑयल ट्राई करना और ऑयल लगाने के बाद उसको ज़ोर से मसाज करना, ये रीजंस भी बाल झड़ने का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हार्मोनल इश्यूज़, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में एक तरह से, और लैक्टेटिंग मदर्स में, और जैसे हाइपोथायराइडिज्म का अगर कोई बीमार मतलब मरीज़ हो तो उसमें भी हेयर फॉल होते हैं। इन चीज़ों को भी कंसीडर करना होता है। अब उसके बाद का जो कारण है वो है आपको मेडिकेशंस। जो ड्रग्स, कोई भी बीमारी किसी के पास है तो उस टाइम में जो मेडिकेशन लेते हैं और कुछ क्रॉनिक डिजीज़ में लंबे टाइम तक कुछ दवाई खाते हैं, उनके वजह से भी हेयर फॉल होता है। जैसे कोई एंटीबायोटिक्स या
कोई ऐसा क्रोनिक डिजीज़ डायबिटीज़ हाइपरटेंशन के लिए जो लंबा टाइम खाते हैं उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। उसके बाद ओबेसिटी एक मेजर रीज़न है, किसी के वेट बहुत ही ज़्यादा है लंबा टाइम से तो उसके वजह से भी ओबेसिटी, उसमें भी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से हेयर फॉल होता है। तीसरा उसके बाद का जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। आजकल ये चीज़ प्रमुख रूप से देखा जाता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी डायरेक्टली इसको हेयर फॉल में कोरिलेट करता है। उसके बाद है आपको वाटर एक ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट सनलाइट के बाद या एयर के बाद कंटैक्ट में आता है। तो अगर आपके जो वाटर हैं जिससे आप वॉश करते हैं हेयर को, वैथिंग करते हैं या और भी कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं हेयर को, तो उसमें जो वाटर यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, वो उसका क्वालिटी क्या है वो मैटर करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग ये डिफरेंट टाइप ऑफ एब्यूज़ में हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। लास्ट नॉट बट द लीस्ट इज़ डिफिशेंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर ऑल आप कुछ भी कर लें, अगर बाल झड़ना बंद नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि आपके जो खाना है, आपको जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफिशेंसी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन चीज़ों से कैसे आपको बचना है और क्या करने से आपके बाल झड़ने से रुक सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफिशेंसी है तो वो डायरेक्टली हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करेगा। और कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आयरन का डिफिशेंसी, सेलेनियम का डिफिशेंसी, फिर उसके बाद जिंक के डिफिशेंसी, अगर ये तीन मिनरल्स आपके खाना में पर्याप्त मात्रा में अगर इनटेक नहीं हो रहा है तो इससे आपके बाल मतलब झड़ेंगे, आपको हेयर फॉल का इश्यू आएगा। और उसके बाद जो है विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स रेस्पॉन्सिबल है, विटामिन सी रेस्पॉन्सिबल है, विटामिन ई रेस्पॉन्सिबल है। उसमें विटामिन बी का जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ये बॉडी को ज़रूरी होता है और इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे B2 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और इसको अगर खाना में ठीक ढंग से इंटेक नहीं करने तो ये क्या करेगा, हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही होता है B7 जो है बायोटिन बोलते हैं, ये ज़रूरी होता है खाना में। B9 जो है ये भी एकदम खाना में या आपके बाल को हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। B12 जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनके बहुत सारे सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं, और इसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मार्केट में मिलता है, वो भी हम लोग एक पैकेज के हिसाब से या एक साइकिल के या कोर्स के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी जो है इसके बाद मैं कुछ कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आप कोई भी टाइप के हेयर फॉल हो या आप किसी भी टाइप के इश्यूज़ हैं हेयर फॉल का, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्पेसिफिक हेयर फॉल को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना होता है और ऐसे आम रूप से कॉमन सभी के लिए ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, मगर हेल्दी बाल के लिए प्रिवेंटिव अप्रोच के रूप में मैं कुछ चीज़ों बताना चाहूँगा। जैसे स्नान करने के लिए जो कोई भी तिक्त वर्ग का जो तीता होता है, बिटर जो ड्रग्स होते हैं, मतलब हर्ब्स होते हैं, उसको उबाल करके अगर बाथिंग किया जाए तो हेयर हेल्दी रहता है। उसके बाद बार बार अगर कुछ ट्रीटमेंट देना हो हेयर को, जैसे शैम्पू करने के बाद या शैम्पू करने से पहले, स्नान करने से पहले, तो वो लेमन और उसके बाद आंवला, ये नींबू और आंवला का जो रस निकाल कर अगर बाल में ठीक ढंग से लगा के सॉफ्ट मसाज करके अगर 5-10 मिनट छोड़ कर स्नान करें तो फॉर एवर बाल जो है हेल्दी रहेंगे। उसके बाद बहुत लोग यूज़ करते हैं, ये है एलोवेरा। एलोवेरा का पल्प जो है ये ऐसे ही जैसे आंवला और नींबू का
मैंने बताया उस हिसाब से इसको अप्लाई करके तो धीरे धीरे मसाज करना है और उससे जो है बाल हेल्दी रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी कुछ बहुत सारे बात हैं मगर छोटे टाइम में मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन जो है बाल के लिए, जो फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से हेयर ग्रो होता है स्कैल्प पे, उस जगह पे ठीक ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है तो आपके बाल अनहेल्दी रहेंगे, हेयर फॉल डायरेक्टली होगा। तो अगर अपना बाल को ठीक रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं और हेयर फॉल से बचना चाहते हैं तो हर दिन आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए 30 से 45 मिनट का एक्सरसाइज करना जरूरी है। कि हर इंसान के स्कैल्प पे लगभग 1 लाख फॉलिकल्स के जो पोर्स होते हैं उसमें से 90% एक्टिव होते हैं, वो हेयर जो है ग्रो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आपको जितनी चीज़ मैंने ये 9-10 रीजंस बताएं, अगर वो चीज़ अगर आपके लाइफ में हो रहा है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, तो वो फॉलिकल्स को डिस्टर्ब करेगा और वो 90% में से जैसे 50% 40% हो रहे हैं आपके फॉलिकल्स एक्टिव, तो फिर बाल झड़ेंगे। धन्यवाद।